लाल रंग के लहंगे में सिमटी वो खुद को समेटती हुई बिस्तर पर सिमट कर बैठी थी। डर के मारे उसकी आंखों के आगे तारे नाच रहे थे। 20 साल के गुल की बादामी आंखें, जो कभी किताबों में खोई रहती थीं, आज खौफ से फैली हुई थीं। उसका खिलता हुआ गेहुआ रंग दहशत से और भी निखर गया था। लंबे घुंघराले बाल, जो दुल्हन की तरह सजाए गए थे, आज बिखरे हुए थे। नाजुक होंठ कांप रहे थे और मासूम चेहरे पर मौत जैसा खौफ दिखाई दे रहा था। गुल के माँ बाप की मौत एक कार हादसे में हो गई थी और उनके जाने के बाद वो अनाथ और बेसहारा हो गई थी। उसके चाचा ने नाम के लिए उसे पनाह तो दे रखी थी, लेकिन चाची उस मासूम से घर का सारा काम करवाती थी। वो अपनी चाची के ताने सुनते सुनते बड़ी हुई थी। उसका एक चचेरा भाई भी था, जो हर वक्त जुए शराब के अड्डों पर पाया जाता था। उसने बड़ी हवेली के छोटे शाह का कत्ल कर दिया था, तो चाची ने अपनी मक्कारी से गुल को बनी करवा दिया। सुफियान के साथ उसे बनी कर दिया गया था। सुफियान ने जिरगे में बहुत हंगामा मचाया, लेकिन अपने बाप की रजामंदी की वजह से उसे गुल से निकाह करना ही पड़ा। गुल अपनी चाची के डर से पूरा समय चुप रही। कुछ ही देर पहले गुल को हवेली में लाया गया था। घर की औरतें सब अपने अपने कमरों में बंद थीं, इसलिए उसके आने की खबर किसी को नहीं थी। नौकरानी उसे कमरे में छोड़ गई थी और अब वो लाल पोशाक पहने अपने कयामत ढाते रूप के साथ बिस्तर पर बैठी हुई थी। लहंगा इतना भारी था कि उठना मुश्किल था। जेवर इतने भारी थे कि गर्दन दुख रही थी और मेकअप इतना ज़्यादा हैवी था कि चेहरा भारी भारी सा महसूस हो रहा था। ये सब चाची ने करवाया था ताकि कम से कम वो दुल्हन तो लगे। अभी वो खुद को संभाल ही रही थी, अपने आप को ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि शायद सब ठीक हो जाएगा। शायद ये लोग इतने बुरे ना हों। कि अचानक ठाई की जोरदार आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुला और सुफियान गुस्से में तमतमाता हुआ कमरे के अंदर आया। सुफियान की पर्सनालिटी देखते ही गुल का दिल दहल गया। 6 फीट लगभग 2 इंच का कद, जो कमरे में दाखिल होते ही पूरी जगह पर छा गया। चौड़े कंधे जिन पर काला कुर्ता और पैजामा पहने बिल्कुल फिट बैठ रहा था। सख्त जबड़ा जो उसकी सख्ती को बयान कर रहा था, और गहरी काली आंखें जो किसी की भी रूह तक झांक सकती थीं। उन आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई समंदर हो। ऐसी आंखें जो किसी भी सच और झूठ को परख सकती थीं। काले लिबास में वो नज़र लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रहा था। उसकी सांवली रंगत, घने काले बाल जो पीछे की तरफ संवारे गए थे, करीने से तराशी हुई दाढ़ी और वो चेहरा जो किसी पत्थर की तरह सख्त मगर खूबसूरत था। उसका चेहरा हर तरह के जज्बातों से खाली था। न कोई खुशी, न कोई गम, बस एक खालीपन जो उसके चेहरे पर छाया हुआ था। वो कमरे में भी अपने बाप के कहने पर ही आया था, वरना ना तो उसे इस लड़की में कोई दिलचस्पी थी और ना ही इस बनी की रस्म में। उसने अपने बाप से साफ कह दिया था कि मैं इस जालिम रस्म को नहीं मानता, मगर बाप की जिद के आगे उसे झुकना पड़ा था। उसके चेहरे पर बरसों की उदासी थी। छोटे भाई की मौत का गम था, माँ की टूटी हुई हालत का गम, घर की वीरानी का गम था। सब कुछ उसके चेहरे पर इस वक्त दर्ज था। आंखों में एक अजीब सी थकावट थी, जैसे कई रातों से सोया ना हो। आंखों के नीचे हल्के काले घेरे थे और नज़रों में एक बेचैनी थी जो छिपाए नहीं छिप रही थी। गुल ने खौफ के मारे खुद को उसे छिपाने के लिए घूंघट कर रखा था। लाल दुपट्टा अपने चेहरे पर इस तरह ताना हुआ था कि सिर्फ उसकी आंखें नजर आ रही थीं। वे आंखें जो डर से फैली हुई थीं, जिनमें आंसू भरे हुए थे मगर अभी छलके नहीं थे। उसकी सांसें तेज तेज चल रही थीं, सीना ऊपर नीचे हो रहा था। हर सांस के साथ लगता था जैसे दम घुट रहा हो। हाथ इतनी तेजी से कांप रहे थे कि लहंगे का कपड़ा थामना मुश्किल हो रहा था। उंगलियां लगातार लरज रही थीं, हथेलियां पसीने से भीग चुकी थीं और वो अपने हाथों को छिपाने की कोशिश कर रही थी ताकि उसे उसका खौफ नजर न आए। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था, लग रहा था अभी सीने से बाहर आ जाएगा। सुफियान ने कमरे में दाखिल होने के बाद एक नज़र गुल पर डाली, जो खुद को पूरी तरह ढके हुए बिस्तर पर बैठी हुई थी। कितनी छोटी लग रही थी वो, कितनी डरी हुई, कितनी मासूम। ये सोचकर उसका दिल भारी हो गया कि इस मासूम को इस सब में आखिर क्यों फंसाया गया। सुफियान ने आगे बढ़कर बिस्तर के पास रखी साइड टेबल से पानी का जग उठाया। चांदी का जग जिस पर बारीक नक्काशी बनी हुई थी। उसने गिलास भरा और एक ही सांस में पूरा पानी पी गया, क्योंकि उसका गला सूख रहा था। उस पूरे दिन की थकावट उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी।
पानी पीने के बाद सुफियान ने दीवार से लगी मेज पर पानी का गिलास रखा। आवाज़ भी इतनी धीमी थी जैसे वो किसी को जगाना न चाहता हो, और गहरी सांस लेकर आहिस्ता से बोला, सुनो लड़की। आवाज़ सख्त और रौबदार थी। सुफियान के यूं कमरे में आते ही और खुद को पुकारे जाने पर गुल की सांसें अटक गईं। एक पल के लिए उसे लगा जैसे वक्त रुक गया हो। दिल की धड़कन इतनी तेज हुई कि लगा कि कहीं बेहोश न हो जाए। उसने मुश्किल से कहा, जी। उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि पास खड़े शख्स को भी सुनाई न दे। सुफियान कुछ देर खामोश खड़ा रहा। वो सोच रहा था कि कैसे उस लड़की से बात करे, कैसे उसे समझाए कि ये सब एक मजाक है, कि वो उसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। फिर वो नरम आवाज़ में बोला, इसी कमरे में रहना है या फिर तुम्हारे लिए कोई दूसरा कमरा शिफ्ट करवा दूं? ये सवाल उसने इसलिए पूछा क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ये लड़की उसी कमरे में रहे। वो नहीं चाहता था कि ये लड़की उससे कोई उम्मीद रखे। गुल के हाथ और पांव और भी ज़्यादा कांपने लगे। ये सवाल सुनकर उसके दिमाग में हजारों विचार आने लगे थे कि क्या मतलब है इसका? क्या वो मुझे यहाँ से निकालना चाहता है? क्या मैंने कोई गलती कर दी? उसे चाची की बातें याद आईं, जो कहा जाए वही करना, कोई ऐतराज मत करना, वरना तुम्हारा एक नखरा मेरे बेटे को मौत की नींद सुला देगा। ये शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। उसने हकलाते हुए कहा, वो चाची ने कहा था आप मेरे पति हैं तो एक ही कमरे में। आवाज़ में इतनी मासूमियत थी, इतना खौफ था कि सफियान का दिल भारी हो गया। वो सोच में पड़ गया कि किस मासूम से निकाह करके इसे उसके गले बांध दिया गया है। लड़की, मेरी बात गौर से सुनो। उसने लड़की शब्द पर जोर दिया। आवाज़ में सख्ती थी, ऐसी सख्ती जो बता रही थी कि वो मजाक नहीं कर रहा। गुल ने सहम कर अपने कान उसकी बात की तरफ लगा दिए। दिल अब भी तेज तेज धड़क रहा था, हाथ भी कांप रहे थे। वो इंतजार कर रही थी कि अब आगे आखिर क्या होने वाला है। सफियान ने पास पड़े एक छोटे से स्टूल को खींचकर उसके पास ही बैठ गया। एक तो वो बिस्तर पर बैठना नहीं चाहता था क्योंकि ये गलत इशारा होता, और दूसरा गुल पूरे बिस्तर पर अपना भारी लहंगा फैलाकर बैठी हुई थी, इसलिए वो बिना कुछ कहे अपना काम कर गया। उसने स्टूल को थोड़ा दूर रखा ताकि दूरी बनी रखे। देखो लड़की, मैं तुम्हारा कोई पतिवती नहीं हूँ। ये शब्द उसने बेहद तलखी से कहे थे। आवाज़ में एक अजीब सी बेरुखी थी। ये निकाह सिर्फ एक रस्म है, बनी की रस्म। एक ऐसी रस्म जिस पर मुझे यकीन नहीं, पर ऐसी रस्म जो जुल्म है। असली मुजरिम का पता चलते ही मैं तुम्हें हवेली से रुखसत कर दूंगा। इसलिए मुझे अपना पति कहना बंद करो। मैं तुम्हारा कुछ नहीं हूँ, न पति न कोई रिश्तेदार। बस तुम्हारे लिए एक अजनबी हूँ जो इस जालिम रस्म की वजह से ज़बरदस्ती तुमसे बंधा हुआ हूँ। गुल के मुंह से एक हल्की सी सिसकी निकल गई। दिल टूट गया था। आंखों में जमे आंसू अब गालों पर बहने लगे। चेहरा अब भी घूंघट में छिपा हुआ था, मगर आंसुओं ने दुपट्टे को भिगो दिया और उसकी आवाज़ बिल्कुल टूट कर निकली। सॉरी, मुझे पता नहीं था। मैं तो सिर्फ। वो आगे कुछ कह न सकी और बिना आवाज़ के ही रोने लगी। कंधे हिल रहे थे, सांसें रुक रुक कर आ रही थीं और दिल में एक अजीब सा दर्द था। सुफियान का दिल तड़प उठा। सुफियान से ये मंजर देखा नहीं जा रहा था। वो मासूम लड़की जिसका कोई भी कसूर नहीं था, इस तरह बेबसी से रोए जा रही थी। सुफियान ने गहरी सांस ली और अपनी आवाज़ को थोड़ा संभालते हुए कहा, देखो लड़की, मैं यहाँ तुम्हारा रोना धोना देखने नहीं आया। मैं सिर्फ बातें साफ करने आया हूँ ताकि आगे चलकर कोई भी गलतफहमी हम दोनों के बीच ना रहे। जी, मैं समझ गई आपकी बात। गुल ने रोते हुए रजामंदी में सिर हिलाया। उसकी आवाज़ में अब भी सिसकियाँ थीं, आंसू थे कि अब भी थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वो खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी कि किसी तरह अपना रोना रोक ले। अच्छा देखो, अब रोना बंद करो। मैं जा रहा हूँ, पास में ही मेरा कमरा है। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो या कोई परेशानी हो तो मुझे बुला लेना। सुफियान को उसे इस तरह तड़पते देखना जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो अच्छी तरह जानता था कि बनी के नाम पर लड़कियों को डराने के लिए क्या क्या खौफनाक बातें बताई जाती हैं। वो उसे बस थोड़ा संभलने का मौका देना चाहता था। उसे अकेला छोड़ना चाहता था ताकि वो खुद को समेट सके, खुद को बहला सके। इसलिए वो तेज़ी से उठा और कमरे से बाहर निकल गया। दरवाज़ा बंद होने की भारी आवाज़ आई, जिसके बाद गुल काफ़ी देर तक यूं ही बेसुध बैठी रही। दिमाग मानो सुन्न पड़ गया था। सोचने समझने की सलाहियत भी जैसे रुक गई थी। बस आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे।
फिर उसने धीरे से अपना घूंघट हटाया और पूरे कमरे पर एक नज़र डाली। कमरा खाली था, एक बेहद बड़ा आलीशान कमरा जिसमें सिर्फ वो अकेली थी। कमरे को खाली देखकर उसने राहत की एक ठंडी सांस ली। जैसा खौफनाक मंजर उसके दिमाग में बिठाया गया था वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। सुफियान ने ना तो उस पर हाथ उठाया था और ना ही कोई बदसलूकी की थी। हालांकि सुफियान का यूं बिना कुछ कहे चले जाना उसके दिल में खटका जरूर पैदा कर रहा था, पर वो खुद को आने वाली असली जंग के लिए तैयार कर चुकी थी। वो नहीं जानती थी कि कल की सुबह उसके लिए क्या तबाही लेकर आएगी, लेकिन कम से कम आज की रात तो खैरियत से गुजर गई थी। गुल के कमरे से निकलने के बाद सुफियान ने अपने कमरे में आते ही सुलगती हुई सिगरेट सुलगाई और होठों से लगा ली। एक लंबा कस खींचकर धुआं बाहर निकाला। सिगरेट का सफ़ेद धुआं हवा में लच्छे बनाता हुआ ऊपर उठ रहा था। वो सिगरेट का कश लेते हुए अपनी उसी पुरानी आरामदायक कुर्सी पर जा बैठा जहां वो हर रात तन्हाई में बैठता था। सुफियान की ज़िंदगी में दुखों के पहाड़ टूटे हुए थे। छोटे भाई का बेरहमी से कत्ल, पूरे घर की रूह कपा देने वाली वीरानी, और अब ये बनी का नासूर। उसकी ज़िंदगी एक ऐसी भयानक कशमकश में फंस चुकी थी जहाँ से निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आता था। सुबह होते ही सुफियान, जो रात के करीब 3 बजे बड़ी मुश्किल से सोया था, अपनी बेचैन नींद से जाग गया। रात भर उसकी आंखों में नींद का एक कतरा तक नहीं उतरा था। रह रहकर उस मासूम लड़की का खौफ से कांपता हुआ चेहरा भी उसकी आंखों के सामने लगातार आ जाता था। उठते ही उसने बेदिली से अपने बालों में अपने हाथ फेरे और एक गहरी सांस ली। फिर झटके से बिस्तर से उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। शावर ऑन किया। ठंडे पानी की बर्फ सी बूंदें जब उसके नंगे सिर और जिस्म पर गिरी तो उसे पल भर के लिए कुछ सुकून मिला। उसने पूरी कोशिश की कि अपने दिमाग से सारे खौफनाक और बुरे ख्याल मिटा दे, अपनी थकान को बहा दे, मगर दिल पर रखा वो भारी बोझ टस से मस नहीं हुआ। शावर से निकलते ही उसने अलमारी से अपना काले रंग का लिबास निकाला, सादा काला कुर्ता पैजामा, जब उसकी असल पहचान बन चुकी थी। छोटे भाई की मौत के बाद से ये काला रंग ही उसकी ज़िंदगी का इकलौता रंग बनकर रह गया था। उसने कपड़े पहने, अपने गीले बालों को पीछे की तरफ संवारा और आईने में खुद को देखा। थके हुए सख्त चेहरे पर जमाने भर की उदासी थी। आंखों के नीचे काले घेरे और भी गहरे हो चुके थे। उसने खुद को संभाला और सीधा अपने भाई के केस की तफ्तीश के लिए निकलने की तैयारी करने लगा। वैसे भी वो जानता था कि सुबह उठते ही सब घर के लोग फिर से छोटे शाह फरहान को याद करके रोएंगे, बिलखेंगे, और उससे अपने घर वालों के वो उतरे हुए मुरझाए हुए चेहरे बिल्कुल भी नहीं देखे जाते थे। माँ के कभी न सूखने वाले आंसू, छोटी बहन बानों की खामोश सिसकियाँ और बाप की बेबसी, ये सब देखना उसके लिए किसी जिंदा दोजख से कम नहीं था। इसलिए वो रोज़ सुबह सुबह घर से निकल जाता था ताकि इस जहनी अजाब से बच सके। दूसरी तरफ जैसे ही सुबह की पहली सुनहरी किरण गुल के कमरे की खिड़की से छनकर अंदर आई, गुल अपने बिस्तर से उठ बैठी। रात भर उसे एक पल के लिए भी सुकून की नींद नहीं आई थी। बार बार भयानक और डरावने सपने उसे झकझोर देते थे। कभी लगता कोई उसे जान से मारने आ रहा है, तो कभी लगता कि सुफियान उस पर कमरे में आकर चीख चिल्ला रहा है, तो कभी कान में चाची की जहरीली आवाज़ें गूंजने लगती। वो बिस्तर से उठी और भारी कदमों से वॉशरूम में घुसी। उसने अब भी वही लाल भारी लहंगा पहन रखा था जो चाची ने निकाह के वक्त उसे जबरन पहनाया था। लहंगा इतना भारी था कि चलना दूभर हो रहा था। भारी भरकम नकली जेवरात कंधों और कानों को छीन रहे थे और चेहरे पर पुता मोटा मेकअप उसकी सांसें घोट रहा था। वॉशरूम में घुसते ही उसने नल खोला और चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे मारे। जब ठंडे पानी की बूंदें उसके तपते चेहरे पर पड़ी तो उसे थोड़ा सुकून मिला। मेकअप कुछ धुला, आंखों की सुर्खी थोड़ी कम हुई और नींद का खुमार भी उड़ गया। इतना बड़ा और आलीशान घर और वॉशरूम देखकर उसके दिल के किसी कोने में एक पल के लिए खुशी की लहर कौंध उठी थी, क्योंकि बचपन से ही उसकी ये ख्वाहिश थी कि वो किसी ऐसे ही खूबसूरत घर में जाकर रहे। मगर आज जिन भयानक हालात में वो इस हवेली में आई थी, वो खुद नहीं जानती थी कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। क्या यहाँ उसके साथ कुछ अच्छा होगा या बहुत बुरा? क्या सुफियान कल रात की तरह ही रहेगा या उसका कोई भयानक रूप सामने आएगा? क्या घर के लोग उसे इंसान भी समझेंगे या सिर्फ नफरत का निशाना बनाएंगे? हजारों सवाल थे,
पर जवाब एक भी नहीं। मुंह धोते ही उसने सोचा कि सबसे पहले अपने कपड़े बदले। ये भारी लहंगा अब उसकी बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। जेवर बुरी तरह चुभ रहे थे और वो अपने सादे कपड़ों में आना चाहती थी, पर अफसोस उसके पास बदलने के लिए एक भी जोड़ा नहीं था। चाची ने सिर्फ यही एक दुल्हन का लहंगा देकर विदा किया था और जाते जाते ताना मारा था, बस इतना ही काफ़ी है। उस अमीर हवेली में जाकर तुझे सब कुछ मिल जाएगा। मगर यहाँ उसे कुछ भी नहीं मिला था। अभी वो इसी उधेड़बुन में परेशान खड़ी थी कि क्या करे, कपड़े कैसे बदले, किससे मदद मांगे। तभी उसके कानों में रात को कही सुफियान की बात गूंज उठी, कुछ चाहिए हो या कोई समस्या हो तो मुझे बुला लेना। ये शब्द उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बजे। सुफियान ने खुद ही तो कहा था कि वो उससे मदद मांग सकती है, तो फिर क्यों ना अभी जाकर उसे बता दे कि उसे सादे कपड़ों की ज़रूरत है। सुफियान से मदद मांगने के इरादे से वो कांपते कदमों से कमरे से बाहर निकली। दिल सीने में बेकाबू होकर धड़क रहा था, हाथ लरज रहे थे, मगर उसने पूरी हिम्मत जुटाई और दरवाज़ा खोल दिया। निकाह रात के सन्नाटे में हुआ था और उस वक्त जिरगे में सिर्फ कुछ ही लोग मौजूद थे, बस गांव के बड़े बुजुर्ग, सरदार, सुफियान और कुछ गभा। बाकी सब अपने अपने कमरों में बंद थे। रात के समय जब वो हवेली में लाई गई थी तब भी उसने किसी को नहीं देखा था। सिर्फ एक अधेड़ नौकरानी थी जो उसे अंदर लाकर इस कमरे में छोड़ गई थी। इसलिए अब वो हवेली का जायजा लेने और सुफियान को ढूंढने की खातिर अपने कमरे से बाहर आ गई थी। हवेली कितनी बड़ी होगी, कितने कमरे होंगे, सुफियान का कमरा कहाँ होगा, ये सब सोचते हुए वो सहमी सहमी सी आगे बढ़ रही थी। अभी वो सीढ़ियों उतरकर नीचे बड़े से लॉन्च में आ ही रही थी, अपने भारी लाल लहंगे को दोनों हाथों से संभालते हुए, हर कदम डर डर कर रखते हुए, कि तभी अचानक छोटी चाची सलमा बेगम की चीखती हुई जहरीली आवाज़ गूंजी। आवाज़ इतनी भयानक थी कि पूरी हवेली थर्रा उठी। यही है वो मनहूस लड़की जिसे बनी बनाकर हमारी हवेली में लाया गया है। यही है वो कुलशनी जो कातिल की बहन है, जिसे सुफियान के गले मर दिया गया है। सलमा बेगम की आवाज़ में बेइंतहा नफरत, जहर और तीखा तंज था। वो अपने कमरे से निकलकर लॉन्च में आ गई थी और गुल को देखते ही आपे से बाहर हो गई थी। इसके दरिंदे भाई ने हमारे खिलखिलाते मासूम बेटे को मार डाला और अब ये बेशरम लड़की हमारे बड़े बेटे पर हक जताने दुल्हन बनकर आ गई। जरा देखो तो सही इस कातिल की बहन को, कैसी दुल्हन बनी बेशर्मों की तरह घूम रही है, कैसी सजी धजी है जैसे कोई जश्न मनाने आई हो। चाची का ये भयानक शोर और चीख पुकार सुनकर नूरजहां बेगम, सुफियान की माँ, और बानो, सुफियान की बहन, जो अपने कमरों में थी, बदहवास होकर बाहर दौड़ी। नूरजहां बेगम का चेहरा गुब्बारे की तरह फूलकर गुस्से से लाल हो गया, आंखें जलते हुए अंगारे की तरह सुर्ख थीं और उनका पूरा जिस्म नफरत और गुस्से से कांप रहा था। वो अपने जिगर के टुकड़े छोटे बेटे फरहान की मौत के गम में रात दिन जल रही थीं और आज अपने बेटे के कातिल के खून को यूं दुल्हन के रूप में अपने सामने देखकर उनका खून गुस्से के मारे खौल उठा था। दूसरी तरफ बानो, जो सुफियान की बहन थी, उसके चेहरे पर खौफ और परेशानी थी। वो जानती थी कि एक बेकसूर लड़की को इस तरह घसीटना गलत है, मगर इस जहरीले माहौल में वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। सीढ़ियों पर सुन्न खड़ी गुल ने जब ये खौफनाक तमाशा देखा तो मानो उसके जिस्म से जान ही निकल गई। दिल इतनी तेजी से धड़का कि सांस गले में अटक गई, हाथ पांव बर्फ की तरह ठंडे पड़ गए और आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वो इसी बेबसी में कांपती हुई खड़ी सोच रही थी कि आखिर उसका कसूर क्या है, क्यों ये लोग उस पर इस तरह दरिंदों की तरह चीख रहे हैं। उसने तो किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा था कि तभी अचानक सुफियान की माँ नूरजहां बेगम एक जख्मी शेरनी की तरह गुस्से में उस पर झपट पड़ी और अपनी पूरी ताकत से एक सनसनाता हुआ जोरदार थप्पड़ गुल के मासूम चेहरे पर दे मारा। चटाक! थप्पड़ इतना खौफनाक और जोरदार था, गुल को लगा जैसे उसका सिर दो हिस्सों में फट गया हो। कानों में सीटी की आवाज़ें गूंजने लगीं, आंखों के आगे चिंगारियां सी उड़ने लगीं और गाल पर ऐसा लगा थप्पड़ जैसे किसी ने जलता हुआ अंगारा रख दिया हो। गुल उस भारी थप्पड़ की ताब न ला सकी और सीढ़ियों से लड़खड़ाती हुई भयानक दर्द के साथ नीचे फर्श पर गिर पड़ी। भारी लहंगा उसके कदमों में उलझ गया और वो अपना संतुलन खो बैठी। वो सीधे फर्श पर जाकर गिरी। उसके गिरने से झटके से साइड वाली दीवार के पास रखा कांच का खूबसूरत गुलदस्ता नीचे गिरा और जोरदार धमाके के साथ चकनाचूर हो गया।
कांच के नुकीले टुकड़े चारों तरफ बिखर गए और कुछ बेरहम टुकड़े सीधे गुल के नंगे पैर में जा घुसे, जहां से तुरंत ही खून की धार बह निकली। एक तो वो पहले ही बहुत नाजुक थी, फूल जैसी बच्ची, कमजोर हड्डियां और मासूमियत से भरी हुई। ऊपर से इतनी जोर का थप्पड़ और फिर सीढ़ियों से इस तरह गिरना, उसके होशो हवास उड़ गए। आंखों के आगे गहरा अंधेरा छाने लगा, कानों में एक अजीब सी सीटी बजने लगी और पूरा शरीर सुन्न पड़ने लगा। अभी नूरजहां बेगम का गुस्सा शांत नहीं हुआ था और वो उस गिरी हुई लड़की पर फिर से झपटने ही वाली थी कि तभी गुल के सिर से निकलते हुए खून, जो उसके माथे से बहकर गाल तक आ रहा था, और पैर में घुसे कांच को देखकर जिससे खून की धार बह रही थी, सुफियान की बहन बानो ने उन्हें रोक लिया। वो दौड़कर आई और अपनी माँ को उड़ता हुआ हाथ बीच में ही थाम लिया। रुक जाइए अम्मा, खुदा के लिए रुक जाइए, बच्ची है वो, अभी बहुत छोटी है, मासूम है। बानो की आवाज़ में गिड़गिड़ाहट और तड़प थी। वो अपनी माँ का ये बेरहम रूप देखकर कांप उठी थी। और वो उसका कोई सगा भाई थोड़ी है, बस चचेरा भाई है। इस बेकसूर का क्या कसूर इस समय? बस कीजिए प्लीज़, देखिए तो सही कितना खून बह रहा है। बानो बेहद दुखी और गुस्से भरे अंदाज में उनसे बोली। ये खौफनाक मंजर देखकर उसकी अपनी आंखों में भी आंसू आ गए थे। बानो, तुम चुप रहो, नूरजहां बेगम ने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा। उनकी आंखों में बहशियत थी। और जाओ अपने कमरे में, इससे तो हम खुद निपट लेंगे। ये कातिलों के ख़ानदान की लड़की है। इसके भाई ने मेरे बेटे का खून किया है, मैं इसे कैसे छोड़ दूं? ये कहते उन्होंने बानो को बेदर्दी से धक्का देकर कमरे की ओर भेज दिया और खुद दोबारा से गुल की तरफ बढ़ी, जो फर्श पर पड़ी बुरी तरह तड़प रही थी। गुल की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, चेहरे पर दर्द साफ था। आंसू माथे से बहते खून के साथ मिलकर चेहरे पर एक खौफनाक मंजर पैदा कर रहे थे। चेहरे का भारी मेकअप आंसुओं से धुल चुका था और वो मासूम चेहरा अब और भी बेबस और लाचार लग रहा था। उसे काफ़ी गंभीर चोटें आई थीं, सिर में असहाय दर्द, गाल पर थप्पड़ की जलन, पैर में गहरे घुसे कांच के टुकड़े और पूरे शरीर पर चोटों का दर्द। ऐ लड़की, अपनी नौटंकी और रोना धोना बंद कर। नूरजहां बेगम ने उसके बिखरे हुए बाल पकड़कर झटके से उसे सीधा किया। कान खोलकर सुन ले, जल्दी से उठ और इस घर की सफाई में लग जा। पूरे घर का खाना और सफाई अब से ये सब तू ही करेगी, समझी? तू यहाँ कोई बहू बनकर नहीं आई, तो यहाँ पर बनी है, नौकरानी है, सिर्फ काम करने के लिए आई है। गुल के नाजुक और नरम बाल इतनी बेरहमी से खींचे गए कि उसे लगा जैसे सिर की खाल उधड़ जाएगी। और अपने ये झूठे आंसू किसी और को दिखाना, यहाँ पर ये सब ड्रामे नहीं चलेंगे। ये रोना धोना अभी बंद कर, वरना और मारूंगी। ये कहते उन्होंने नफरत से धक्का देकर उसे पीछे धकेला और खुद खड़ी हो गई। गुल, जो सफियान को बुलाने आई थी, जो इस अनजान हवेली में मदद मांगने निकली थी, अपने साथ ऐसा जानवरों जैसा सलूक होता देखकर बस रोए जा रही थी। उसकी मासूम समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उसने आखिर ऐसा क्या गुनाह किया कि उसे किसी और के जुर्म की इतनी भयानक सज़ा मिल रही है। मैंने कहा ना, चुप हो जा। अब सुफियान की छोटी चाची सलमा बेगम उस पर चीखीं। आवाज़ इतनी तीखी और कर्कश थी कि गुल के कान के पर्दे फटने लगे। रोना बंद कर अभी, वरना और पिटाई होगी तेरी। समझ आ रही है ना बात, या फिर नहीं? गुल उनके इस तरह दरिंदों की तरह दहाड़ने पर सहम कर कांपती हुई जबरदस्ती खड़ी हो गई। उसने अपने कांपते हाथों से आंसू पोंछने की कोशिश की, मगर आंसू थे कि थमने का नाम नहीं ले रहे थे और सिसकियां रुक ही नहीं रही थीं। रुखसाना, जल्दी आ यहाँ पर। नूरजहां बेगम ने दोबारा चिल्लाकर नौकरानी रुखसाना को बुलाया। आवाज़ इतनी सख्त थी कि पूरी हवेली में गूंज गई। उनके बुलाते ही रुखसाना, जो रसोई में काम कर रही थी, डर के मारे दौड़ती हुई आ गई। जी बेगम साहिबा, रुखसाना ने नज़रें झुकाए कांपते हुए कहा। रुखसाना, आज से ये घर का सारा काम ये लड़की करेगी। नूरजहां बेगम ने नफरत से गुल की तरफ इशारा करते हुए कहा। इसे सब काम समझा दे, बर्तन, कपड़े, सफाई, खाना, सब कुछ, समझी? और हाँ, कान खोलकर सुन ले, अगर मुझे कोई इसकी मदद करता दिख गया तो वो आज ही अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेगा। ये बात सब नौकरों को जाकर बता देना। जी जी, ठीक है बेगम साहिबा। रुखसाना ने सिर हिलाया। उसकी नज़र जब गुल पर पड़ी तो उसे बेइंतहा तरस आया, मगर वो अपनी रोजी रोटी की खातिर कुछ नहीं कर सकती थी। गुल अभी भी फटी फटी आंखों से और बहते हुए खून के साथ अपने साथ हुए इस अमानवीय व्यवहार को देख रही थी और अपना ये मनहूस लाल लहंगा बदल अभी जाकर। नूरजहां बेगम ने हकार से कहा,
क्योंकि मुझे पता है कि तुम जैसी लड़की कभी मेरे बेटे को पसंद आ ही नहीं सकती, इसीलिए ये दुल्हन बनने का ख्वाब भूल जाओ। यहाँ तुम बनी बनकर आई हो, बहू बनकर नहीं। समझ आई बात? यहाँ तुम सिर्फ एक नौकरानी हो, बहू नहीं। ये जहर उगलते ही वो मुड़ी और अपने कमरे की तरफ चली गई। गुल की आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे और उसकी सिसकियां रुक नहीं रही थीं। शरीर दर्द से बुरी तरह से करा रहा था। पैर से खून और भी बुरी तरह से बहने लगा था। दिल था कि पूरी तरह से टूट कर बिखर चुका था। बीबी जी, खुदा के लिए रोना बंद कीजिए, रुखसाना ने नूरजहां बेगम के जाने के बाद धीरे से कहा, और मेहरबानी करके काम कर दीजिए, वरना बेगम साहिबा हमारी रोजी छीन लेंगे। हम गरीब लोग हैं। रुखसाना की आवाज़ में हमदर्दी थी, मगर भारी मजबूरी भी थी। उसने नरमी से कहा, आइए मैं आपको रसोई का रास्ता दिखाती हूँ। गुल अपने जख्मी पैर के साथ, जिसमें अभी भी कांच का वो नुकीला टुकड़ा धंसा हुआ था और खून बह रहा था, खामोशी से नौकरानी के पीछे चल दी, क्योंकि वो उस गरीब की नौकरी नहीं छीनना चाहती थी। रुखसाना ने उस पर दया दिखाई थी, इसीलिए वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से किसी और का नुकसान हो। रसोई में आने के बाद उसने बर्तन धोए। बर्तनों का एक पहाड़ लगा हुआ था, तेल और घी से चिप चिप करते बर्तन, मसालों की तेज गंध और नल से आता ठंडा बर्फ जैसा पानी जो उसके नरम नाजुक हाथों को बुरी तरह से गला रहा था। उसके बाद उसने गिरते पड़ते घर का सारा काम पूरा किया, पोछा लगाया, बड़े बड़े कमरे साफ किए, ढेर सारे कपड़े भी धोए, रात का खाना भी बनाया, और हर काम करते हुए उसका पूरा शरीर दर्द से कराहता रहा। लगातार चलने, झुकने और पानी में काम करने की वजह से उसका नाजुक शरीर दर्द से चूर चूर हो चुका था। कमर टूट रही थी, हाथ सूज गए थे, और पैर का जख्म तो अब भयानक रूप ले चुका था। कांच का टुकड़ा चलने की वजह से मांस में और गहरा धंस गया था। खून रुक नहीं रहा था और अब तो चलना भी दूभर हो रहा था। पूरा दिन इस अजाब में गुजरने के बाद जैसे ही शाम ढली और उसने देखा कि लॉन्च में कोई नहीं है, वो तेजी से लड़खड़ाते हुए, दीवारों का सहारा लेते हुए अपने कमरे में आई। कमरे में दाखिल होते ही उसने कांपते हाथों से दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया, ताकि बाहर से कोई जल्लाद दोबारा अंदर न आ सके। दिन भर सुफियान की चाची और उसकी माँ ने उसे बहुत परेशान किया था। उसके हर काम में कमियां निकाली थीं और उस पर जरा सा भी रहम नहीं दिखाया था। किसी ने उसके जख्म नहीं देखे, किसी ने उसे खाने को नहीं पूछा, किसी ने उसे बैठने तक को नहीं कहा। इसीलिए वो मासूम अब दरवाज़ा बंद कर चुकी थी, ताकि कोई उसके कमरे में न आ सके, ताकि थोड़ी देर के लिए ही सही उसे सुकून मिल सके। उसके कपड़े भी गंदे हो चुके थे। लाल रंग का लहंगा जो सुबह तक खूबसूरत लग रहा था, अब तेल, पानी और धूल से ख़राब हो चुका था। शरीर भी भयानक दर्द कर रहा था, इसीलिए वो बिस्तर के पास ज़मीन पर बैठकर ही सिसकियाँ लेते हुए रोने लगी। उसे अपने माँ बाप की याद आ रही थी और साथ ही जख्मों का दर्द सहना अब उसके लिए मुश्किल हो रहा था। वो बिना आवाज़ की रो रही थी, सिसकियाँ ले रही थी और दिल को ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि शायद कल बेहतर हो, मगर दिल को यकीन नहीं आ रहा था। रात के लगभग 8 बजे सुफियान दिन भर का थका हारा घर में दाखिल हुआ था। बाहर घना अंधेरा छा चुका था और ठंडी हवा के झोंके हवेली के बड़े बड़े दरवाजों से टकरा रहे थे। सुफियान की गाड़ी जब हवेली के मुख्य दरवाजे पर रुकी तो चौकीदार ने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। गाड़ी से उतरते ही उसके चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही थी। दिन भर पुलिस स्टेशन, कोर्ट, गवाहों से मुलाकातें और अपने छोटे भाई के कातिल को तलाशने की कोशिशों ने उसे चूर चूर कर दिया था। घर में दाखिल होते ही उसे सबसे पहला ख्याल गुल का आया। उस मासूम लड़की ने पहली रात कैसे गुजारी होगी? क्या उसे कुछ खाने को मिला? क्या वो ठीक है? हालांकि उसने खुद को ये समझाने की कोशिश की थी कि वो सिर्फ एक बनी में आई हुई लड़की है, लेकिन उसका दिल उस मासूम लड़की की फिक्र कर रहा था। इसीलिए उसने अपने कमरे में जाने का इरादा टाल दिया और कुछ सोचते हुए उसके कमरे की तरफ बढ़ गया। हवेली के लंबे गलियारे में सन्नाटा था। दीवारों पर टंगे पुरानी तस्वीरें और लैंप की हल्की रोशनी में उसका लंबा साया जमीन पर रेंगता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसके जूतों की आवाज़ संगमरमर के फर्श पर गूंज रही थी। जैसे ही वो उसके कमरे के दरवाजे तक पहुंचा, उसने हैंडल घुमाया, मगर दरवाज़ा नहीं खुला। कमरे का दरवाज़ा अंदर से लॉक था और अंदर से किसी की सिसकियाँ लेने की और रोने की आवाज़ें आ रही थीं। सुफियान का दिल दहल गया। लड़की, दरवाज़ा खोलो।
सुफियान ने ऊंची आवाज़ में कहा। आवाज़ में सख्ती थी मगर एक अनजानी फिक्र भी थी कि वो रो क्यों रही है। बाहर से आते सुफियान की आवाज़ सुनकर गुल सहम गई। वो बिस्तर के पास ज़मीन पर बैठी हुई थी, हाथों में अपना सिर छिपाया हुआ था और आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। सुफियान की आवाज़ सुनते ही उसने जल्दी से रोना बंद कर दिया और अपने आंचल से आंखें पोंछने लगी। उसे लग रहा था कि घर के बाकी लोगों की तरह सुफियान भी उसके रोने पर चीखेगा, उसे मारेगा। इसलिए उसने अपनी सिसकियां दबाने की कोशिश की मगर हिचकियां थमने का नाम नहीं ले रही थीं। दरवाज़ा खोलो। एक बार फिर सुफियान की आवाज़ गूंजी। इस बार आवाज़ में थोड़ा गुस्सा भी था। जी जी आ रही हूँ, गुल ने सहमते हुए जवाब दिया। उसकी आवाज़ इतनी काँप रही थी कि बाग के मुश्किल से पूरा हुआ। वो लड़खड़ाते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ी। पैर में असहनीय दर्द था। कांच का टुकड़ा अभी भी पैर में धंसा हुआ था और हर कदम के साथ खून के निशान जमीन पर छूट रहे थे। गुल ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, उसकी हालत देखकर सुफियान को एक गहरा झटका लगा था। जो लड़की कल रात लाल लहंगे में दुल्हन सी लग रही थी, आज बिल्कुल ही बदल चुकी थी। उसकी हालत उजड़ चुकी थी। लहंगा गंदा हो चुका था, कपड़ों पर पानी और साबुन के धब्बे थे, बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर थप्पड़ का निशान सुर्ख लाल हो रहा था। बाएं गाल पर हल्की सूजन भी थी। आंखें लाल और सूजी हुई थी, होंठ फटे हुए थे और बाजू पर जगह जगह नीले निशान थे। मगर सबसे ज़्यादा तकलीफ भरा मंजर उसका पैर था, जहाँ से खून बह रहा था। सुफियान की मुट्ठियाँ खुद ब खुद भिज गईं। आंखों में गुस्से की लहर दौड़ गई। क्या हुआ है तुम्हें? उसके गंदे कपड़े और जख्मी शरीर को देखकर सुफियान सन्न रह गया था। आवाज़ सख्त थी मगर उसमें बेइंतहा परेशानी छुपी थी। जी वो घबराहट के मारे गुल के मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहे थे। वो दरवाजे की चौखट का सहारा लेकर खड़ी थी, आंखें नीचे थीं और हाथ कांप रहे थे। क्या हुआ है तुम्हें? मैंने कुछ पूछा है तुमसे, बताओ। ये कहते ही सुफियान कमरे के अंदर दाखिल हुआ। उसने कमरे पर नज़र दौड़ाई। बिस्तर पर भी खून के धब्बे थे, फर्श पर पानी के निशान और कोने में गुल का गीला आंचल पड़ा था जिससे उसने जख्म साफ करने की कोशिश की थी। वो मुझे चोट लग गई थी। गुल ने हिचकियों के बीच अपना बाकी पूरा किया। उसकी आवाज़ टूट रही थी। पर कैसे? सुफियान ने कदम आगे बढ़ाते हुए पूछा। जी वो मैं कमरे से बाहर आपको ढूंढने गई थी। मेरे पास कपड़े नहीं थे, पर वहाँ मुझे एक आंटी ने मारा और मैं नीचे गिर गई। क्या? किसने मारा और क्यों मारा? सुफियान की आवाज़ में गुस्सा उभर आया। वो आंटी कह रही थी तुम्हारे भाई ने मारा है छोटे शाह को, इसीलिए। गुल की आवाज़ और भी टूट गई। और उन्होंने कहा कि अब से मुझे घर के सारे काम करने हैं। गुल ने सिसकियों के बीच अपनी बात पूरी की। आंसू आंखों से फिर से बहने लगे थे। एक ही पल में सुफियान सारा माजरा समझ चुका था कि जरूर नूरजहां बेगम ने गुस्से में ये सब किया होगा। उसके दिल में गुस्सा और अफसोस दोनों थे मगर उसने अपने गुस्से पर काबू पाया और थोड़ी सख्ती से बोला। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि कमरे से बाहर नहीं जाना, फिर तुम क्यों गई थी? सुफियान ने उसकी हालत को नज़रअंदाज करते हुए सख्ती से पूछा। वो उसे सबक सिखाना चाहता था ताकि अगली बार वो उसकी बात माने। वो मेरे पास कोई कपड़े नहीं थे और आपने कहा था कि जो चाहिए वो आपसे कहूँ, इसीलिए आपको ढूंढने गई थी बाहर। गुल की आवाज़ में इतनी मासूमियत थी कि सुफियान का दिल एक पल में ही पिघल गया। उसने गहरी सांस ली और नरम आवाज़ में कहा, अच्छा तुम अभी बिस्तर पर बैठो, मैं कुछ करता हूँ। उसने पैर का जख्म और ऐसी बिखरी हुई हालत देखकर सुफियान का दिल अंदर से बैठा जा रहा था। जी ठीक है। गुल हिचकियाँ लेती हुई लड़खड़ाकर बिस्तर पर बैठ गई। पैर में इतना दर्द था कि वो मुश्किल से चल पा रही थी। सुफियान ने तुरंत अपने ख़ास नौकरों को फ़ोन करके हवेली के पिछले हिस्से का कमरा साफ़ करवाने और वहाँ खाना पानी और फर्स्ट एड बॉक्स का इंतज़ाम करने का हुक्म दिया। वो जल्द से जल्द गुल को वहाँ शिफ्ट कर देना चाहता था। वो इस मासूम को घर के इन जहरीले झगड़ों में नहीं घसीटना चाहता था। अच्छा उठो, मैंने तुम्हारे लिए नया कमरा अरेंज करवा दिया है, अब से तुम वहीं रहोगी, सुफियान ने बहुत ही नरमी से कहा। और देखो जो भी चाहिए हो तुम नौकरानी को बता देना, वो तुम्हारा पूरा ख्याल रखेगी। गुल ने हैरानी से उसकी ओर देखा। यह आदमी कितना अजीब था, कभी इतना सख्त तो कभी इतना नरम। चलो चलें, सुफियान ने संजीदगी से उसे हुक्म देते हुए पूछा। आवाज़ में अब भी थोड़ी सी सख्ती थी मगर परेशानी भी साफ दिख रही थी। उसकी आंखें गुल के जख्मी पैर पर गईं, जहाँ से अभी भी खून की बूंदें टपक रही थीं। वो जानता था कि अगर
इसका तुरंत इलाज न किया गया तो इन्फेक्शन हो सकता है। जी जी, वो मुझसे मुझसे चला नहीं जा रहा। गुल ने बेबसी जताई। उसकी आवाज़ में दर्द था और एक अजीब सी मजबूरी भी। वो खड़े होने की कोशिश कर रही थी, मगर जैसे ही पैर पर जरा सा वजन पड़ता, दर्द की ऐसी भयानक लहर उठती कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते और वो दोबारा बैठ जाती। अच्छा रुको, मैं कोई हल निकालता हूँ। सुफियान उसकी हालत देखकर परेशान हो गया था। उसके पैर का जख्म काफ़ी गहरा था, कांच काफ़ी अंदर तक बुरी तरह से धंसा हुआ था और खून बहने की वजह से वो बहुत कमज़ोर भी लग रही थी। वो उस मासूम को और तकलीफ नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने एक ही झटके में उसे अपनी बाहों में उठा लिया, एक हाथ उसकी पीठ के नीचे और दूसरा घुटनों के नीचे। उसने उसे इतनी आसानी से उठा लिया जैसे कोई फूल या पत्ता हो। सुफियान की इस अचानक हरकत पर गुल तो मानो हक्की बक्की रह गई। उसका दिल सीने में बेकाबू होकर तेजी से धड़कने लगा, सांसें थम गईं और पूरा शरीर अकड़ गया। वो शर्म से पानी पानी हो गई, चेहरा लाल सुर्ख हो गया और नज़रें नीचे झुक गईं। वो आप मुझे क्यों उठा रहे हैं? सुफियान के चेहरे को अपने इतने करीब देखकर उसने घबराते हुए कहा। सुफियान का चेहरा इतना करीब था कि उसकी सांसों की तपिश उसे अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। उसकी गहरी काली आंखें उसी को निहार रही थीं और उसकी मजबूत बाहों में कैद होना गुल के लिए एक अजीब सा एहसास था। ऐसा एहसास जो उसने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी महसूस नहीं किया था। तुमसे चला नहीं जाएगा और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा पैर और दुखे, इसीलिए उठाया है तुम्हें, सुफियान ने बेहद सादे लहजे में कहा। उसकी आवाज़ में कोई भावना नहीं थी, बस एक संजीदगी थी, एक फैसला था जो वो कर चुका था। अब चलें? खुद को उसकी बाहों में कैद पाकर उसकी जान तो मानो हलक में अटकी हुई थी। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि लग रहा था सुफियान को भी उसकी आवाज़ सुनाई दे रही होगी। सांसें बेकाबू हो रही थीं और पूरा शरीर शर्म से दहक रहा था। फिर भी उसने घबराते हुए कहा, जी जी ठीक है। सुफियान उसे बाहों में उठाए हवेली के पिछले कमरे की तरफ बढ़ रहा था। उसके कदम मजबूत थे, उसकी पकड़ उसके वजूद पर पक्की थी और उसका चेहरा पूरी तरह से संजीदा था। गुल का वजन उसके लिए कुछ भी नहीं था। वो बहुत आसानी से उसे बाहों में उठाए ले जा रहा था। तभी अचानक छोटी चाची सलमा बेगम ने गलियारे से गुजरते हुए उन्हें देख लिया। सलमा बेगम अपने कमरे से निकल रही थी जब उन्होंने ये मंजर देखा। सुफियान जो इतना सख्त था, जो कभी किसी औरत की तरफ देखता तक नहीं था, आज इस बनी में आई लड़की को बाहों में उठाया जा रहा था। ये देखकर वो नफरत और जलन से भुन गई। उनके चेहरे पर गुस्सा आ गया, होंठ सख्त हो गए और आंखों में जलन की चिंगारियां उभर आईं। उन्होंने मुंह खोला कुछ कहने के लिए, लेकिन फिर चुप हो गईं। उनकी जबान सुफियान के आगे नहीं खुलती थी। सुफियान ऐसा इंसान था जिसके सामने सब खामोश हो जाते थे, जिसकी एक नज़र से लोग सहम जाते थे। इसीलिए सलमा चाची ने चुप रहकर अपना रास्ता बदलने में ही भलाई समझी थी। उन्होंने गुस्से में मुंह फेर लिया और अपने कमरे में चली गईं। सुफियान उसके फूल से वजूद को अपनी बाहों में समेटे हवेली के पिछले कमरे में धीरे से आ गया। ये कमरा हवेली के सबसे शांत हिस्से में था, जहाँ शोर शराबा नहीं पहुँचता था और जहाँ पर कोई आता जाता भी नहीं था। कमरा एकदम साफ सुथरा था, बिस्तर बिछा हुआ था और कोने में फर्स्ट एड बॉक्स भी रखा हुआ था, जैसा कि उसने हुक्म दिया था। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि कोई उन्हें देखेगा तो क्या सोचेगा। उसे बस उस लड़की का ख्याल था जो उसकी बाहों में बेजान सी पड़ी हुई थी। कमरे में दाखिल होकर उसने पैर से धक्का देकर धीरे से दरवाज़ा बंद किया और फिर अंदर जाकर उसे बेहद सावधानी से बिस्तर पर बिठा दिया। इतनी नरमी से बिठाया जैसे कोई कांच की गुड़िया हो। उसकी पकड़ उसके वजूद पर धीरे धीरे से ढीली हुई और फिर गुल आराम से पीछे होते हुए बिस्तर पर बैठ गई। गुल उसके छुअन से पहले ही शर्म से पानी पानी थी और अब उसकी आंखों को अपनी तरफ जमा देखकर गुलाब की तरह और भी लाल हो गई। उसने शर्म के मारे नजरें झुका लीं, हाथों से दुपट्टा संभाला और खामोश बैठ गई। गुल को बिस्तर पर बिठाने के बाद अब सुफियान उसके पैर का जायजा ले रहा था। वो घुटनों के बल बैठ गया और उसके पैर को उठाकर देखने लगा, जिसमें कांच अंदर तक धंसा हुआ था। बार बार पानी लगने और दिन भर चलने की वजह से पैर काफ़ी सूज भी चुका था। पैर का रंग सुर्ख लाल हो गया था, जख्म के चारों ओर सूजन थी और कांच का टुकड़ा साफ चमक रहा था। तुम्हारा नाम क्या है? सुफियान ने अचानक ही पूछा। आवाज़ संजीदा थी मगर नरम थी। वो उसके पैर का मुआयना करते हुए बोल रहा था। वो गुल मेहर।
गुल ने हकलाते हुए अपना पूरा नाम बताया। सुफियान का इतने करीब होना, उसके पैर को छूना, उसका उसकी तरफ देखना, सब कुछ उसे बुरी तरह घबरा रहा था। इतना सोचकर क्यों बता रही हो? सुफियान उसके अटकने पर हैरान हुआ। उसने ऊपर देखा और गुल के चेहरे पर नजर उठाई। वो कुछ नहीं। गुल ने शर्माते हुए अपनी बात पूरी की। वो क्या बताती कि वो इतनी घबराई हुई है कि बोलना भी मुश्किल हो रहा है। अपना पैर आगे करो। सुफियान ने उसके गोरे चिट्टे पैर की तरफ इशारा करके हुक्म दिया। आवाज में सख्ती थी मगर फिक्र भी थी। जी जी ठीक है। गुल ने सुफियान का हुक्म मानकर अपना सिर हिलाया और धीरे से अपना पैर आगे बढ़ाया। सुफियान अब घुटनों के बल उसके बिस्तर के पास ही बैठ गया था ताकि उसके पैर का और भी अच्छे से मुआयना कर सके। वो उसके बिल्कुल करीब था। उसका चेहरा गुल के पैर के बिल्कुल सामने था और वो बड़े ही ध्यान और नरमी से उसके पैर को अच्छे से चेक कर रहा था। सुफियान ने अब उसके पैर को अपनी सख्त पकड़ में ले लिया था ताकि गुल ज़्यादा हिले डुले नहीं, वरना वो कांच निकालना मुश्किल हो जाता। उसकी पकड़ मजबूत थी मगर दर्द देने वाली नहीं थी। जी जी मेरा पैर बहुत दर्द कर रहा है, प्लीज़ आहिस्ता पकड़ें। गुल ने रोनी सूरत बनाकर उससे शिकायत की। उसकी बात के जवाब में सुफियान ने सिर्फ हुंकार भरी, क्योंकि वो ढील देकर पैर उसकी पकड़ से छूटने नहीं देना चाहता था। अगर गुल डरकर पैर खींच लेती तो कांच और अंदर धंस जाता, इसीलिए उसने खामोश रहना ही बेहतर समझा। उसने पास रखे फर्स्ट एड बॉक्स से कैंची और रुई निकाली। कैंची को अल्कोहल से साफ किया और रुई को तैयार रखा और उसके पैर को अपने बिल्कुल सामने कर लिया ताकि सही से काम कर सके। उसका सफ़ेद गुलाब जैसा पैर लाल हो चुका था, खून से, सूजन से और दर्द से। जख्म काफ़ी गहरा था और खून भी काफ़ी बह चुका था। कांच जख्म के अंदर चमक रहा था और हर सांस के साथ गुल की तकलीफ बढ़ती जा रही थी। उसके नाजुक पैर की ऐसी दर्दनाक हालत देखकर सुफियान को बेख्तियार अपनी माँ के जुल्म पर बेहद गुस्सा आया कि वो कैसे इस मासूम के साथ इस तरह का और बेरहम सलूक कर सकती थीं। उसकी मुट्ठियाँ भींच गईं मगर उसने अपने गुस्से पर काबू रखा। पैर जरा सा भी हिलना नहीं चाहिए तुम्हारा, सुफियान ने उससे ठंडे लहजे में कहा। आवाज़ में सख्ती थी ताकि गुल समझ जाए कि ये बहुत ज़रूरी है। समझ आई मेरी बात? गुल पैर के दर्द की वजह से पहले ही रो रही थी, आंसू गालों पर बह रहे थे, सिसकियाँ ले रही थी। अब सुफियान के सख्त छुअन पर उसकी जान हलकान हुई जा रही थी। दिल और भी तेजी से सीने में धड़कने लगा था। खौफ पहले से भी ज़्यादा कहीं बढ़ चुका था। हाँ हाँ, उसने रोते हुए हिचकियों के बीच कहा। आवाज़ इतनी धीमी थी कि मुश्किल से ही सुनाई दी। सुफियान ने कैंची से बहुत एहतियात के साथ कांच के टुकड़े को पकड़ा और फिर एक ही झटके में उसके पैर से कांच बाहर निकाल दिया। सुफियान, मेरा पैर! कांच के बाहर निकलते ही वो तड़पती हुई चीख उठी थी। चीख इतनी दर्दनाक थी कि सुफियान का दिल भी दहल गया। गुल का पूरा शरीर अकड़ गया, आंखों में आंसू और भी तेजी से भर आए और वो दर्द से कराहने लगी। चुप चुप बच्चा हो गया। वो बेख्तियार उसके मासूम वजूद को बच्चा कह गया था। सुफियान ने उसे दिलासा देते हुए उसके पैर पर एंटीसेप्टिक लगाया जिससे जलन हो रही थी, फिर मरहम लगाया जो ठंडक दे रहा था और फिर बड़े ही नरमी, प्यार और सावधानी से उसके पैर पर पट्टी बांध दी। गुल अपनी चीखों और रोने के बीच सुफियान का हाथ पकड़कर उसमें अपने नाखून चुबा रही थी। शिद्दत के दर्द में उसने बेख्तियार उसका हाथ पकड़ा और नाखून गड़ा दिए थे। उसकी पकड़ इतनी सख्त थी कि सुफियान के हाथ पर गहरे निशान पड़ गए थे। सुफियान फिलहाल उसकी हर हरकत को नज़रअंदाज करता हुआ पैर पर पट्टी बांध रहा था। उससे दर्द हो रहा था जहां गुल ने नाखून गाड़े थे, मगर उसने कुछ नहीं कहा, बस अपना काम करता रहा। पट्टी को कसकर बांधा और फिर आहिस्ता से पैर नीचे रख दिया। मेरा पैर! आप बहुत बुरे हैं। मेरा पैर दर्द कर रहा है। गुल ने पैर पर पट्टी बांधते हुए फिर से रोना शुरू कर दिया। उसकी सिसकियां बढ़ गईं, आंसू तेजी से बहने लगे। उसे पता था कि वो उसके हाथ में नाखून मार चुकी है और वो नहीं चाहती थी कि वो गुस्से में आकर उसे इस गलती पर डांटे। वो डर रही थी कि अब सुफियान उस पर ज़रूर गुस्सा करेगा, उस पर चिल्लाएगा, इसीलिए वो पहले ही और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। चुप हो जाओ प्लीज़। सुफियान उसके रोने से परेशान हो चुका था, इसीलिए उसने बेहद नरमी से कहा। आवाज़ में एक अजीब सी थकान थी, एक मजबूरी थी और एक गुजारिश कि वो रोना बंद कर दे। उसका रोना उसे अंदर से तोड़ रहा था, उसका दिल भारी हो रहा था और वो नहीं जानता था कि उसे कैसे तसल्ली दे। मेरे पैर में उन आंटी ने चोट लगाई। गुल ने सिसकते हुए कहना शुरू किया, आंसू बह रहे थे। और फिर मुझसे सब काम भी करवाए। चाची ने ज़बरदस्ती मुझे यहाँ भेज दिया। आप कहाँ थे? मैं आपकी मदद ले सकती हूँ, इसीलिए बस कमरे से बाहर आपसे कपड़े लेने आई थी। देखिए मेरे कपड़ों की क्या हालत है।
उसने अपने गंदे लहंगे की तरफ इशारा किया जो बुरी तरह से ख़राब हो चुका था। और मुझे दर्द भी हो रहा है। कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता। मम्मी पापा भी मुझे अकेले से दुनिया में छोड़कर चले गए। और चाची भी मुझसे सारे काम करवाती थी, मुझे मारती थी। और अब आपसे शादी के बाद भी ये सब हो रहा है। वो रोती हुई हिचकियों के बीच बेख्तियार उससे शिकायतें करने लगी। सालों का जमा हुआ गम, सालों की तकलीफ़ें, सालों की कमियां, सब कुछ एक साथ बाहर निकल रहा था। वो रुक नहीं पा रही थी, बस रोती जा रही थी और शिकवे करती जा रही थी। अच्छा मैं हूं ना, प्लीज चुप हो जाओ। उसके मासूम और नूरानी चेहरे को देखकर सुफियान ने बेख्तियार उसे प्यार भरी नज़रों से देखा। उसे उस पर तरस आ गया। वो नहीं जानता था उसे कैसे संभाले, कैसे उसे तसल्ली दे। बस वो उसे रोता हुआ नहीं देख सकता था। सुफियान को उसके गीले लहंगे से अब चिढ़ होने लगी थी। लहंगा गीला था। ठंड के मौसम में ये लहंगा उस मासूम को बीमार कर देगा। और ठंड से कांपकर गुल का बुरा हाल भी था। उसका जिस्म कांप रहा था, होंठ नीले पड़ रहे थे। सुफियान उसकी हालत देखता हुआ तुरंत तेज कदमों से अलमारी के पास गया और उसमें से एक अपना ट्रैक सूट निकाल लिया। काले रंग का ट्रैक सूट जो उसका पसंदीदा था। ये कमरा हवेली के बिल्कुल पीछे था और सिर्फ सुफियान के इस्तेमाल में रहता था। कोई और यहाँ आता जाता नहीं था। वो इस कमरे में कभी कभार सुबह के वक्त आता था, रनिंग के लिए निकल जाता था, इसीलिए वहाँ उसके कुछ कपड़े पड़े हुए थे। वो अपना ट्रैक सूट लेकर गुल की तरफ बढ़ा जो लगातार रो रही थी। गुल, ये ड्रेस पहन लो और अपना ये लहंगा बदल लो, सुफियान ने उसे प्यार से कहा। आवाज़ में एक ख़ास किस्म की नरमी थी जो उसने कभी किसी के लिए इस्तेमाल नहीं की थी। उसने अपना ट्रैक सूट उसके सामने रख दिया। गुल ने हिचकियों के बीच उसकी ओर देखा और फिर ट्रैक सूट की तरफ। पहन लो, सुबह मैं तुम्हारे लिए नई ड्रेसेस भिजवा दूंगा। सुफियान उसके सवाल को समझ गया था। वो जानता था कि वो शर्मा रही है, हिचकिचा रही है, इसीलिए तसल्ली देते हुए बोला, अभी ये पहन लो वरना बीमार पड़ जाओगी। ठीक है। सहमति में सिर हिलाकर उसने सुफियान के कपड़ों को थामा। उसने कपड़े बिस्तर पर रखे और फिर सुफियान की तरफ देखा जैसे कुछ कहना चाहती हो, मगर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। अच्छा तुम कपड़े चेंज करो, मैं यहीं बाहर हूँ। ये कहते हुए वो दरवाजे की ओर बढ़ा। वो लाइट ऑफ कर दें और दूसरी तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं। मुझे बहुत डर लगता है यहाँ इस कमरे में और अकेले, उसने लड़खड़ाते हुए शब्दों में मासूम लहजे में कहा। आवाज़ इतनी धीमी, इतनी शर्मीली और इतनी डरी हुई थी कि सुफियान के कदम रुक गए। ये कहते हुए गुल को शर्म तो बहुत आ रही थी, पर फिर भी वो कह गई क्योंकि अंधेरे में अकेले रहने का डर शर्म से कहीं ज़्यादा था। गुल की बात सुनकर सुफियान को मानो 120 वाट का झटका लगा। पर तुम, अभी वो कुछ कहता कि गुल फिर से बोली। उसकी आवाज़ में इतनी गुजारिश थी कि सुफियान का दिल पिघल गया। प्लीज रुक जाइए और लाइट ऑफ कर दीजिए। उसके डरने और जिद करने पर सुफियान को तरस आ गया, इसलिए मजबूर होकर उसने लाइट ऑफ कर दी और अंदर से दरवाज़ा लॉक कर लिया। एक तो वो उसकी पत्नी थी, चाहे सिर्फ नाम की ही सही, पर निकाह तो हो चुका था और ऊपर से इस वक्त जख्मी भी थी। उसका मजबूर होना तय था, पर वो इस मासूम को अकेला नहीं छोड़ सकता था। लाइट ऑफ होते ही कमरे में अंधेरा छा गया। सिर्फ खिड़की से आती हल्की सी चांदनी थी जो कमरे में धुंधली रोशनी फैला रही थी। इसलिए गुल ने हाथ से टटोलकर शर्ट ढूंढी और जल्दी से पहन ली। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल तेजी से धड़क रहा था और शर्म से बेहाल थी। बेशक वो उसका पति था, पर कमरे में उसकी मौजूदगी गुल की जान निकाल रही थी। चेहरा आग की तरह तप रहा था। वो जल्दी जल्दी कपड़े पहनने की कोशिश कर रही थी। शर्ट पहनते ही उसने झटके से अपना भारी लहंगा उतारा और अब वो ट्राउजर में अपनी टांगें डालने की जद्दोजहद करने लगी। अंधेरे में ये काम मुश्किल था। वो लड़खड़ा रही थी, बैलेंस बिगड़ रहा था। सुफियान को उसकी तेजी से आती खटपट की आवाज़ों से बेख्तियार हंसी आ गई। वो दीवार की तरफ मुंह किए खड़ा था, हाथ जेबों में डाले हुए। वो उसकी घबराहट को बखूबी भांप चुका था। ट्राउजर उसने डर डर कर पैरों में डाल तो लिया था। एक टांग घुसाई, दूसरी टांग घुसाई, पर पैर के जख्म की वजह से जैसे उसे ऊपर खींचने लगी, उसके मुंह से बेख्तियार चीख निकल गई। दर्द इतना तेज था कि वो खुद को रोक नहीं पाई। क्या हुआ गुल? उसकी चीख सुनते ही सुफियान बेख्तियार परेशान हो गया। दिल दहल गया, तुरंत मुड़ा मगर फिर रुक गया क्योंकि अंधेरा था और वो कुछ देख नहीं पा रहा था। वो मेरे पैर में दर्द हो रहा है। झटके से पैर में दर्द उठने पर उसकी आवाज़ रोनी हो गई। आंसू फिर से आंखों में आ गए। मैं हेल्प कर दूं? सुफियान को थोड़ी हिचकिचाहट हो रही थी। ये कैसा सवाल था? क्या वो बाकी उसे कपड़े पहनाने में मदद करे? मगर वो उसकी पत्नी थी, उस पर पूरा हक रखता था। ये सोचकर उसने पूछ ही लिया, मेरा पैर। उसकी बात का जवाब दिए बिना गुल रोने में बिजी हो गई। दर्द इतना था कि बोलना मुश्किल हो रहा था।
कितनी ही देर तक सिर्फ उसके रोने की आवाज़ सुनकर सुफियान बेचैन होता रहा। फिर कुछ सोचे बिना झट से उसके करीब आया, अंधेरे में हाथ बढ़ाए, धीरे धीरे कदम रखे ताकि ठोकर न लगे, और हाथ से टटोलते हुए उसका वजूद ढूंढ लिया। उसने उसके कंधे को छुआ, फिर बाह को, और समझ गया कि वो कहाँ है। गुल प्लीज रो मत, मैं करता हूँ, रुको। सुफियान ने सारी शर्म और झिझक को एक तरफ रखते हुए जल्दी से अंधेरे में ही एहतियात से उसका ट्राउजर पैर से ऊपर खींचकर उसे पहना दिया। उसने सब कुछ बहुत नरमी से किया ताकि जख्म को कोई भी तकलीफ न हो। उसके हाथ कांप रहे थे मगर उसने खुद पर काबू बनाए रखा। सुफियान के स्पर्श और उसकी इस हरकत पर गुल शर्म से पानी पानी हो गई। पूरा शरीर आग की तरह जल रहा था, दिल तेजी से धड़क रहा था, लग रहा था अभी सीने से बाहर आ जाएगा, और वो सांस भी ठीक से नहीं ले पा रही थी। बेशक वो बनी बनकर आई थी और सुफियान उससे निकाह कर चुका था, और उस मासूम के लिए सुफियान की फिक्र स्वाभाविक थी, मगर फिर भी ये सब इतना नया था, इतना अनजान, कि वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या महसूस करे। सुफियान ने उसे सीधा करके बिस्तर पर लिटाया और जल्दी से कमरे की लाइट ऑन कर दी। कमरे की लाइट ऑन होते ही गुल का चेहरा लाल अनार हो गया, शर्म से, घबराहट से। उसने तुरंत दुपट्टा सिर पर लिया, नजरें झुका ली, पर वो अपनी शर्म को रोने के पीछे छुपाने की कोशिश करने लगी, जिसे सुफियान बखूबी नोट कर चुका था। गुल, खाना खा लो, मैं नौकरानी को भेज देता हूँ, सुफियान ने कहा। आवाज़ संजीदा थी, वो अब खुद को संभाल चुका था। वो अब से तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्हारे कमरे में, और खाना खा लेना, ठीक है? गुल ने रोते हुए रजामंदी में अपना सिर हिला दिया। आंसू अभी भी बह रहे थे। उसने पास रखी खाने की ट्रे उठाकर उसके सामने रखी। ट्रे में सादा खाना था, दाल, रोटी, चावल और सब्जी। उसने एक निवाला बनाया और उसके मुंह के पास किया। लो खाओ। गुल ने रोते हुए एक निवाला अपने मुंह में डाला। आंसुओं के साथ निवाला निगला। दिल भारी था, गला सूख रहा था। गुल, अब तुम रोना मत, सुफियान ने संजीदगी से कहा। मैं यहीं हूँ तुम्हारे पास। तुम्हें कुछ चाहिए हो तो तुम नौकरानी से कहना, मुझे बुलवाना हो तो उससे कहना, और हवेली में हरगिज मत जाना, समझ आई? वहाँ से भी मैं किसी को नहीं आने दूंगा, ठीक है? जी जी ठीक है। उसने रोते हुए निवाला चबाते हुए हामी भरी। दिल में थोड़ा सुकून आया। सुफियान की ये बात सुनकर उसे थोड़ा सा इत्मीनान हुआ था। अच्छा, अब तुम आराम से खाना खाओ, मैं जाता हूँ, नौकरानी कमरे के बाहर खड़ी है। ये कहते वो झटके से उठा, तेजी से, जैसे वहाँ एक पल में और ज़्यादा रुकना न चाहता हो। फिर कमरे से बाहर निकल गया। दरवाज़ा आहिस्ते से बंद किया और बाहर खड़ी नौकरानी रुखसाना को हिदायत देने लगा। अपने कमरे में आने के बाद सुफियान को रात तक गुल की हालत परेशान करती रही। वो बार बार सोचता रहा कि वो अब कैसी होगी। उसकी अपनी ज़िंदगी दुखों के पहाड़ थे। पहले छोटे भाई फरहान की अचानक मौत, जो किसी साजिश की थी, और अब तक पता नहीं चला था कि असली कातिल कौन है, कौन इसके पीछे है, किसने आसिम को पैसे दिए, किसने उस मासूम भाई को मरवाया। ये सवाल उसे अंदर से खोखला कर रहे थे। दूसरी तरफ गुल की हालत, वो परेशान था और परेशानी के आलम में ही उसे कब नींद आ गई उसे कुछ पता न चला। वो कुर्सी पर ही सिर टिकाकर सो गया था। थकान इतनी थी कि शरीर ने हथियार डाल दिए थे। दूसरी तरफ गुल खाना खाने के बाद लेट चुकी थी। नौकरानी रुखसाना उसी के साथ दूसरी तरफ सो रही थी ताकि गुल को अकेलेपन का एहसास न हो। और अब उसे वो पल याद आ रहे थे जब सुफियान ने उसे ट्राउजर पहनाया था। उसका एहसास, उसकी नरमी, उसकी एहतियात, सब कुछ याद आ रहा था। उन पलों को याद करते हुए उसका चेहरा लाल गुलाब हो रहा था। दिल तेजी से धड़क रहा था, सांसें भी तेज हो रही थीं। वो तकिए में मुंह छुपा रही थी और सोच रही थी, ये क्या हो रहा है? उसके साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा था? क्यों उसका चेहरा उसे याद आ रहा था? उसकी आवाज़ कानों में क्यों गूंज रही थी? गुल भी अपनी शर्म और झिझक में कब सोई उसे पता न चला। नींद ने उसे अपनी आगोश में भर लिया था और फिर वो सुकून से सो गई। सुबह आँख खुलते ही सुफियान सीधा गुल के चचेरे भाई आसिम को पकड़ने ट्रेन स्टेशन निकल चुका था। रात को उसे अपने जासूसों से खबर मिली थी कि आसिम को वहीं देखा गया है। वो भागने की कोशिश कर रहा है, शहर छोड़ना चाहता है, और सुफियान ने फैसला कर लिया था कि वो उसे नहीं जाने देगा। वो सच जान कर रहेगा। ट्रेन स्टेशन पहुंचकर सुफियान ने उस नासूर को ढूंढ निकाला और अपनी हिरासत में लेकर डेरे पर आ गया, एक गुप्त जगह जहां कोई नहीं आता था। डेरे पर आने के बाद उसने उसे बहुत मारा। बता, किसने तुझे पैसे दिए? किसने मेरे भाई को मरवाया? सुफियान चीख रहा था, गुस्से में था, मगर आसिम कुछ न बोला, बस चुप रहा। और ये देखकर सुफियान का गुस्सा और बढ़ गया। दूसरी तरफ सुबह होते ही नहा धोकर गुल तैयार थी। सुफियान ने अब तक उसे कपड़े नहीं भिजवाए थे। 3 दिन हो गए थे मगर कोई कपड़े नहीं आए थे। इसीलिए उसने
इसीलिए उसने कमरे की अलमारी से एक और ट्रैक सूट निकालकर पहन लिया था। सुफियान का ट्रैक सूट जो उस पर बहुत बड़ा था, उसने आस्तीनें लपेटी, पायजामा मोड़ा और यूं पहन लिया। फिर वो सारा दिन शाम तक रुखसाना के साथ बातों में लगी रही। रुखसाना उसे हवेली की कहानियां सुनाती और गुल सुनती रहती। उसके पैर को भी अब काफ़ी आराम था, वो चल फिर भी सकती थी। हल्का फुल्का जख्म भी भर रहा था। 3 दिन ऐसे ही गुजरे। गुल रोज सुबह उठती, नहाती धोती, फिर सुफियान का इंतजार करती कि वो आए, उससे मिले, मगर वो ना आता और ना ही हवेली से कोई आता। इसीलिए नौकरानी जो खाना लाती वो खाकर सो जाती। इन 3 दिनों में उसका यही रूटीन था। लेकिन वो सुफियान को देखना चाहती थी, मगर वो नहीं आ रहा था। चौथे दिन सुबह उठते ही वो नहाने चली गई। उसके पास कोई ड्रेस नहीं था, इसलिए वॉशरूम में पड़ा सुफियान का बाथरोब ही खुद पर लपेट लिया और बाहर आकर खिड़की के पास खड़ी हो गई। उसके बाल गीले थे, लंबे काले बाल जो कमर तक पहुंचते थे, इसलिए उन्हें झटकती हुई सुखाने लगी। सूरज की रोशनी खिड़की से आ रही थी और उसके बालों पर पड़कर चमक रही थी। सुफियान जो आसिम से मिलने के बाद छानबीन में लगा हुआ था, आज गुल की याद सताने पर उससे मिलने हवेली के पिछले हिस्से में आ गया। 3 दिन हो गए थे उसे देखे और वो रह नहीं पा रहा था। हालांकि पिछले 3 दिनों में उसने नौकरों के जरिए उसकी खबर रखी थी। हवेली के पिछले हिस्से में आते ही उसकी नज़र खिड़की पर पड़ी, जहां वो मासूम जान अपने बाल खोले उन्हें सुखा रही थी। सूरज की रोशनी में उसका चेहरा चमक रहा था और बाथरोब ढीला होने की वजह से ढलक कर उसकी गर्दन से नीचे तक जा रहा था, जिससे उसकी पारदर्शी गर्दन और कंधे नजर आ रहे थे। सुफियान उसे देखकर कुछ देर तक मंत्रमुग्ध हो गया। दिल तेजी से धड़कने लगा, सांसें तेज हो गईं। पर जैसे ही निगाह सामने सर्वेंट क्वार्टर पर पड़ी, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बाहर नौकर थे और वो उस खिड़की से गुल को देख सकते थे। वो गुस्से में तमतमाता हुआ उसके कमरे में आया और आते ही झटके से दरवाज़ा खोला। वो जो अपने आप में मगन बाल सुखा रही थी, इस अचानक आ धमकने पर हक्की बक्की रह गई। यहाँ क्या कर रही थी तुम? सुफियान ने गुस्से से पूछा। आवाज़ सख्त थी, चेहरा लाल था। वो मैं अपने बाल सुखा रही थी, उसने डरते डरते हुए अटक अटक कर जवाब दिया, क्योंकि सुफियान का चेहरा गुस्से से लाल था और वो समझ नहीं पा रही थी कि उससे क्या गलती हो गई है। सुफियान ने आगे बढ़कर जल्दी से खिड़की बंद की ताकि बाहर से कोई अंदर न देख सके, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी पर कोई गलत नज़र डाले। बेशक वो बनी थी, पर उसकी पत्नी थी, निकाह हो चुका था और वो उसकी हिफाजत करना चाहता था। ये बाथरोब किसका है? उसने सवाल दागा। आवाज़ में अभी भी गुस्सा था। आपका है, गुल ने हिचकिचाकर कहा और नज़रें नीचे कर ली। कपड़े क्यों नहीं पहने तुमने? उसने एक और सवाल दागा और उसके करीब आने लगा। वो घबराहट के मारे उसके मुंह से शब्द नहीं बोल पा रही थी। दिल तेजी से धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे। वो आपने भेजे नहीं थे, इसीलिए नहीं पहने। उसने लड़खड़ाते हुए अपना बाकी पूरा किया। उसकी बात सुनकर सुफियान को याद आया कि उसने उसके कपड़े नहीं भेजे थे। 3 दिनों तक वो इतना व्यस्त रहा कि इस बात को भूल ही गया था। पर सुफियान को फिलहाल इस मासूम की यह हालत बहुत मज़ा दे रही थी। वो इतनी प्यारी लग रही थी, इतनी मासूम, और उसके बाथरूम में इतनी खूबसूरत कि सुफियान का दिल चाहा वो उसे और भी छेड़े। इसीलिए उसे चिढ़ाने के लिए उसने कहा, बाथरोब उतारो मेरा अभी। सुफियान ने बेहद संजीदगी से कहा और उसका ये कहना गुल की सिट्टी पिट्टी गुम कर गया था। आंखें बुरी तरह फैल गईं, मुंह खुला का खुला रह गया। क्या? उसकी जबान लड़खड़ाई, आवाज़ बहुत मुश्किल से निकली। मैंने कहा बाथरोब उतारो अभी। सुफियान ने फिर से हुक्मिया लहजे में कहा और उसके करीब आने लगा। हर कदम के साथ गुल का दिल तेजी से धड़कने लगा था। वो अपना बाकी पूरा करती कि तभी वो फिर से सख्ती से बोला, बाथरोब उतारो नहीं तो। वो रुका और गुल की तरफ देखा। रुकिए, उतारती हूँ। शर्म की मारे उसके गुस्से से डरते हुए उसने जल्दी से बाथरोब की डोरी पकड़ी। उसके हाथ कांप रहे थे। आप इस बाथरोब का क्या करेंगे? क्या आपके पास कोई दूसरा नहीं है? वो शर्म से लाल पड़ती उससे सवाल कर गई और उसके सवाल पर सुफियान के होंठों पर एक मुस्कान आ गई, लेकिन उसने जल्दी ही उस मुस्कान को छुपा लिया। लेकिन ये मेरा फेवरेट है, नहाने के बाद मैंने इसे ही पहनना है और अभी इसे उतारो। वैसे एक दूसरा ऑप्शन भी है तुम्हारे पास। कौन सा? वो जल्दी से बोली, जैसे उसे ज़िंदगी मिल गई हो। अगर नहीं खोलना चाहती तो मेरी एक शर्त तो है, वो माननी पड़ेगी। उसने गुल की तरफ देखा। क्या? गुल ने रोनी सूरत बनाकर सवाल दागा। आंखों में आंसू आ गए थे। सुफियान को उसका रोना मजा दे रहा था। ये मासूम इतनी प्यारी लग रही थी कि वो खुद को रोक नहीं पा रहा था, इसीलिए उसे और चिढ़ाते हुए बोला, अगर ये नहीं उतारना तो अपनी सजा के तौर पर किस करो मुझे अभी।
और वो भी होठों पर। उसने हुक्मिया लहजे में कहा और गुल के बिल्कुल करीब आ गया। उसकी बात सुनते ही गुल के होश उड़ गए, चेहरा लाल सुर्ख हो गया। वो क्या क्या कह रहे हैं आप? उसने हैरानी के मारे पूछा। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था, लग रहा था बाहर आ जाएगा। मैंने कहा किस करो, नहीं तो उतारो मेरा बाथरोब अभी, जो मेरी बिना इजाज़त के पहना है। सुफियान ने कहा और उसके बिल्कुल करीब आ गया, इतना करीब कि उनकी सांसें एक दूसरे को महसूस होने लगीं। वो मैं करती हूँ, उसने रोनी सूरत बनाकर कहा। बाथरोब उतारने से अच्छा था कि वो उसे किस कर लेती, और इसलिए जल्दी से उसकी तरफ बढ़ी और चेहरा उसके करीब कर लिया। उसे किस करना बेहाल कर रहा था। ये उसकी पहली किस थी और वो नहीं जानती थी कि कैसे करनी है, इसलिए रोनी और मासूम सूरत बनाकर उसे देखने लगी। उसकी ये अजीब सी फरमाइश उसे अच्छी नहीं लग रही थी। बेशक वो उसका पति था, पर ऐसी फरमाइश की उम्मीद उसे नहीं थी। उसके करीब आकर रुकने पर सुफियान के सब्र का बांध टूट गया। उसके अधकुले कांपते गुलाबी होंठ सुफियान को बेकाबू कर गए और उसने उसे जोर से खींचते हुए उसके होंठों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। उसने जी भरकर उसके होंठों से अपनी प्यास बुझाई और फिर उसे हल्के से अलग कर दिया। उसके स्पर्श पर गुल शर्म से पानी पानी हो चुकी थी। पूरा शरीर आग की तरह जल रहा था। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि सीने से बाहर निकलने वाला था, और वो शर्म के मारे आंखें बंद किए खड़ी थी। सजा पूरी हो गई, आंखें खोल लो। उसे अभी भी आंखें बंद किए देखकर उसने उसे छेड़ा। आवाज़ में शरारत थी। गुल ने अपनी आंखें खोली, शर्म से चेहरा लाल, नजरें झुकी हुई। वो उससे दूर हट गई, जितना हो सकता था दूर। पैर कैसा है तुम्हारा? सुफियान ने उसकी शर्म भगाने के लिए सवाल किया, क्योंकि असली शर्म तो वो उसे अपने कमरे में ले जाकर दिलाने वाला था। अभी तो ये सिर्फ शुरुआत थी। ठीक है अब, उसने हिचकिचाते हुए कहा। आवाज़ मुश्किल से निकल रही थी। चलो बढ़िया है, जाओ जाकर ये बाथरोब चेंज करो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, सुफियान ने कहा और दरवाजे की तरफ इशारा किया। उसकी बात सुनते ही गुल जल्दी से बाथरूम में गई, भागती हुई शर्म से पानी पानी होती, और फिर ड्रेस चेंज करके बाहर आ गई। सुफियान का ही ट्रैक सूट पहना हुआ था, बाल बांध लिए थे और चेहरा अभी भी लाल था। वो उसे लेकर सीधा हवेली के लॉन्च में आया, जहां उसकी चाची, माँ, बहन, आसिम और पुलिस मौजूद थे। गुल को ये सब देखकर हैरानी का झटका लगा। सुफियान आगे बढ़ा और एक जोरदार मुक्का आसिम के मुंह पर दे मारा। फिर आसिम ने रोते हुए सब सच उगल दिया कि कैसे सुफियान की चाची और उनके बेटे ने सुफियान को रास्ते से हटाने और सरदारी पाने के लिए उसे पैसे दिए थे, पर उस दिन सुफियान की जगह फरहान को गोली लग गई और वो मारा गया। उसकी बातें सुनकर सब हक्के बक्के रह गए। पुलिस ने तुरंत सलमा चाची और उनके बेटे को हिरासत में लिया और आसिम को भी साथ घसीटते हुए बाहर ले गई। ये सब सुफियान ने पिछले 3 दिनों की मेहनत से प्लान किया था, और अब सारा सच सामने आ चुका था। नूरजहां बेगम अपनों से मिले धोखे को देखकर जल्दी से गुल की तरफ बढ़ी और उससे माफ़ी मांगी। गुल, जो पहले हक्की बक्की थी, उन्हें रोते बिलखते देखकर चुप कराने लगी। कुछ ही देर में सब ठीक हो गया था। नूरजहां बेगम का बरसों का बहम और गुस्सा टूट चुका था और अब नए रिश्ते बन चुके थे। सुफियान ने अगले दिन वलीमे की सारी तैयारियां करवाई और सभी को न्योता दिया। सारा फंक्शन धूमधाम से गुजरा। गुल को एक कांच की गुड़िया की तरह सजाया गया था और वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसके मायके की तरफ से कोई नहीं आया था, क्योंकि आसिम को जेल हो चुकी थी और वैसे भी उसका कोई अपना था नहीं, पर उसे अब सुफियान का साथ मिल चुका था, जिसकी वजह से वो बहुत खुश थी। रात होते ही बानो ने उसे सुफियान के कमरे में बिठा दिया, जहां नूर बेगम फिर से माफ़ी मांग कर आईं और उसे नसीहतें भी देकर गईं। कुछ देर के बाद सुफियान कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर अपनी मोहब्बत मिल जाने का सुकून था और वो बहुत खुश था। वो आहिस्ते आहिस्ते चलता हुआ बिस्तर के करीब आया और उसके पास बैठ गया। गुल ने अपने चेहरे पर घूंघट किया हुआ था, इसलिए उसे सुफियान को देखने में दिक्कत हो रही थी। सुफियान ने धीरे से उसका हाथ थामा और उसके चेहरे से घूंघट हटाया। घूंघट हटाते ही उसका नूरानी चेहरा सुफियान के सामने था। सुफियान ने प्यार से उसका माथा चूमा, फिर अपनी जेब से एक डिब्बी निकालकर सोने की अंगूठी उसके हाथ में पहना दी। गुल उसकी अंगूठी पहनाने पर हैरान हुई थी। सुफियान ने अंगूठी पहनाकर उसका हाथ चूमा, फिर आहिस्ते से बोला, कुछ कहो ना। गुल ने शर्माते हुए कहा, मुझे तुमसे प्यार हो गया है गुल, आई लव यू। सुफियान ने आहिस्ते से उसके सामने अपने प्यार का इजहार किया और उसकी बात सुनते ही वो शर्माती हुई उसी की बाहों में पनाह ढूंढने लगी। आज की रात शर्माना नहीं है, वरना सजा मिलेगी, और मेरी दी गई सजाएं कैसी होती हैं तुम उसका डेमो देख चुकी हो। उस दिन होठों पर किस करवाई थी, अब कहीं और करवाऊं तो मुझे इल्जाम मत देना, इसीलिए शर्माना छोड़ो। सुफियान ने उसे छेड़ा,
प्लीज़ आप ऐसी गंदी बातें मत करें, मुझे शर्म आ रही है। शर्म किस बात की? मैं तो आपका पति हूँ, सुफियान ने प्यार से कहा। बस पता नहीं, लेकिन आती है। गुल ने शर्माते हुए अपना बाकी पूरा किया। आज की रात ही मैं तुम्हारी सारी शर्म निकाल दूंगा। वो उसके गालों की नरमी धीरे से अपनी उंगलियों से महसूस करते हुए एक खुमार भरे अंदाज में बोला, और उसकी बात का मतलब समझते गुल ने अपने दोनों हाथों से चेहरा छुपा लिया, जो शर्म से लाल अनार हो रहा था। फिर सुफियान ने उठकर कमरे का दरवाज़ा लॉक किया, फिर लाइट्स भी ऑफ करके उसकी तरफ आ गया। गुल उसके इस तरह बेताब होने से सिर से लेकर पैर तक लाल सुर्ख हो गई। सुफियान अपने काम निपटाता हुआ जल्दी से अपनी शर्ट उतारकर उसके करीब आया। गुल उसके इस अचानक इस तरह खुद पर झुकने से घबरा गई। जान, अभी से मत घबराओ, घबराने वाले लम्हे तो अभी आगे आने बाकी हैं। ये कहते ही वो उसके होंठों पर झुक गया। जब उसे महसूस हुआ कि सांस न आने की वजह से गुल का चेहरा लाल हो रहा है, तो उसने कुछ मोहलत देने के लिए उसके होंठों को छोड़ दिया। गुल उसकी इन हरकतों पर शर्माती हुई खुद को उसके सीने में छुपा गई। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई और रोमांटिक कहानी के साथ।